नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल पार्टी जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का, उसका सेकंड पार्ट लेकर मैं आज हाजिर हूँ आप सबके सामने। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नेशनल पार्टीज़, स्टेट पार्टीज़। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो नेशनल पार्टीज़ हैं 7 उनकी, और लास्टली हम लोग देखेंगे चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़ और स्टेप्स टेकन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नेशनल पार्टीज़ की। तो नेशनल पार्टीज़ जो है, राष्ट्रीय जो भी पार्टीज़ हैं, उनके बारे में ये कहा गया है कि उनको कम से कम लोकसभा इलेक्शंस में 6% वोट्स जो हैं वो नेसेसरी हैं, उनको मिलने ही चाहिए, या फिर जो स्टेट्स हैं उनमें कम से कम 4 सीट मिलनी चाहिए उनको। उसके अलावा है कि इनको जब 6% वोट और 4 सीट ये गेन कर लेते हैं तब इनको ऑफिस मिल जाता है, परमानेंट सिंबल मिलता है और इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज नेशनल पार्टी। तो ये तो हो गया नेशनल पार्टी किसे कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि स्टेट पार्टीज़ कौन सी हैं। तो 6% वोट्स चाहिए इनको भी टोटल वोट का, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं उनमें। एटलीस्ट 2 सीट चाहिए इनको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, तब जाकर के ये रिकॉग्नाइज होती है एज रीजनल पार्टी। तो बहुत सिंपल सिंपल सी बात है कि 6% वोट्स गेन करने होते हैं। नेशनल पार्टी को 4 सीट चाहिए, स्टेट पार्टी को 2 सीट चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में फिर ये क्या हो जाते हैं, इनको अपने परमानेंट सिंबल मिल जाते हैं, ऑफिस मिल जाते हैं और ये रिकॉग्नाइज कर लिए जाते हैं नेशनल और स्टेट पार्टीज़ की तरह। फिर हम लोग बात करेंगे कि नेशनल पार्टीज़ हैं कितनी। तो लगभग भारत में 7 नेशनल पार्टीज़ हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे नाम भी। फर्स्ट है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका सिंबल है हैंड पाम, ठीक है। फिर भारतीय जनता पार्टी, लोटस है इसका सिंबल। बहुजन समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी इसको कहा गया है, इसका जो सिंबल है वो है एलिफेंट। उसके अलावा आप देखोगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट जिसको कहा गया है, लेनिन, कहीं कहीं पे आपको CPI ML भी लिखा मिलता है। तो इसका सिंबल होता है हैमर, सिकल और स्टार, ठीक है। फिर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, इसका सिंबल होता है ईयर ऑफ कॉर्न एंड सिकल, ठीक है, जिसमें आप देखोगे कि सिकल है और उसके अलावा जो भुट्टा आप समझते ही हो वो रहता है। उसके बाद है हमारा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP, घड़ी इसका सिंबल है। और लास्टली है 7th पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, इसका सिंबल है 2 फ्लावर ऑन ग्रास। तो इनका बड़ा अच्छा सा सिंबल है, जिसमें कि आप देखोगे कि फ्लावर है और उसके अलावा ग्रास की भी बात की गई है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसमें ये जान लेते हैं कि ये जो नेशनल पार्टीज़ हैं ये किस तरह से इनका फॉर्मेशन कब हुआ, और उसके बाद में फिर इनका फॉर्मेशन हुआ तो इनके जो हेड थे वो कौन कौन थे। ऐसे आप लोग देखोगे कि इंडिया में लगभग 750 रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हैं। और इन 7 पार्टीज़ के बारे में जानना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि नेशनल पार्टी के बारे में जानना भी चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो कांग्रेस पार्टी को फाउंड किया था सर A.O. ह्यूम ने 1885 में। ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन पॉलिटिक्स में, नेशनल में भी और स्टेट में भी, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद कहा गया है कि नेहरू जी जो थे, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ट्राई किया था कि एक मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बने भारत, और इसलिए उन्होंने सेक्युलरिज्म और वीकर सेक्शन के डेवलपमेंट पे, उनके वेलफेयर पे काम करने के लिए, माइनॉरिटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इस पार्टी को पूरी तरह से अपना जीवन समर्पित किया। 2014 में ये इलेक्शन में हारी थी ये पार्टी, और ये इसे सबसे बड़ी पार्टी बन करके अपोजिशन में बैठने का मौका मिला था। दूसरी पार्टी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कहा गया है कि ये 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, और पहले इसका नाम था भारतीय जनसंघ, आपने शायद नाम भी सुना हो। कहा गया है कि ये पार्टी जो है ये स्ट्रांगली अगर देखा जाए तो ये मॉडर्न इंडिया को बनाने में ये इंस्पायर्ड थी इंडियन कल्चर से, इसके वैल्यूज़ से। और ये हमेशा ये पार्टी चाहती है कि जो कल्चरल नेशनलिज्म हो वो इसको लेकर के आगे बढ़े। और ये पार्टी इच्छा रखती है ऐसी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो जितने भी भारत में रहने वाले किसी भी धर्म के लोग हैं, ठीक है,
तो वो यहाँ पे लागू हो, और जो रिलीजियस कन्वर्जन्स है, ठीक है, मतलब कि जो धर्म परिवर्तन जो होता है उस पर कहीं ना कहीं बैन लगाया जाए। 2014 में लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी ने 282 सीट्स जो है वो जीते थे और सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी थी। 2019 में भी ये सबसे बड़ी पार्टी बनी और इस बार ये 303 सीट्स जो है वो जीत गई और सबसे बड़ी पार्टी बनी है। करेंटली आप देखोगे कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में ये पार्टी जो है वो अभी भारत के विकास के लिए काम कर रही है। और अभी 2014 से लेकर अभी तक इस बीजेपी के ही लीडर हैं नरेंद्र मोदी जी, वही भारत के प्रधानमंत्री हैं एनडीए अलायंस के अंडर। थर्ड हम लोग बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की। तो ये इसका फॉर्मेशन हुआ था 1984 में और इसके जो लीडर थे उनका नाम था कांसीराम। ये पार्टी हमेशा आप कह सकते हो कि काम करती है दलित, आदिवासी, ओबीसीज और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए। ये जिनको फॉलो करती है वो जिनके आइडियाज़ को, टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, उन महान हस्तियों का नाम है साहू महाराज, ज्योतिबा फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर, बाबा साहब अम्बेडकर। और आप देखोगे कि इन सब ने भी दलित्स, माइनॉरिटीज़, इन सब के डेवलपमेंट के लिए काम किया था और इनके आदर्शों पे ये पार्टी चलती है। कहा गया है कि ये ऑप्रेस्ड पीपल और दलित्स के जो भी राइट्स हैं उनके लिए हमेशा इंटरेस्ट लेते हैं और इसी के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट हमारी पार्टी है CPI-M। इसको CPI-ML भी कहा जाता है क्योंकि ये मार्क्स और लेनिन के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। इनका बिलीफ है कि ये लोग जो है वो सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को स्थापित करना चाहते हैं और ये बिल्कुल भी खिलाफ हैं साम्राज्यवाद के और कम्युनलिज्म के। ठीक है, कहा गया कि इसका जो फाउंडेशन है वो रखा गया था 1964 में और ये हमेशा सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करती है कि भारत में हमेशा सामाजिक आर्थिक न्याय होना चाहिए। तो ये लेबरर्स और वर्कर्स के हितों के लिए, रक्षा के लिए बात करती है, प्रयास करती है। नेक्स्ट हमारा जो पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI। ये पार्टी फॉर्मेशन हुआ था इसका 1925 में। ये लोग भी मार्क्स और लेनिन को ही फॉलो करते हैं, बिलीव करते हैं मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म को। कहा गया है कि ये लोग सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को बिलीव करते हैं और ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म जो है वो सही नहीं है। ये लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहते हैं लेकिन इनका इंटरेस्ट होता है वर्किंग क्लास, फार्मर्स और पुअर्स। तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं CPI-M और CPI दोनों का जो आइडियोलॉजी है वो ज़्यादातर वीकर सेक्शन या फार्मर्स और पीजेंट्स के लिए ये लोग काम करना चाहते हैं, उनके वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट है हमारा नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसको NCP कहा गया है। माना जाता है कि इसका फॉर्मेशन 1999 में हुआ था, 1999 में। ये कांग्रेस पार्टी से टूटकर अलग होकर के ये नई पार्टी बनी थी। ये पार्टी सपोर्ट करती है डेमोक्रेसी को, गांधीयन सेकुलरिज्म को, गांधी जी के जो धर्मनिरपेक्षता वाले जो भी आइडियोलॉजी थे उनको फॉलो करती है ये पार्टी। उसके अलावा ये बिलीव करती है सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म पे, मतलब कि पावर जो है वो शेयर होना चाहिए। कहा गया है कि इनका ये मानना है कि भारत में जो नेचुरली बॉर्न जो भी लोग हैं, जो भारतीय सिटीजन है, उन्हीं को हाई पोस्ट पे आना चाहिए। लास्टली हम लोग सेवन्थ पार्टी की बात करेंगे जिसका नाम है AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसका फुल फॉर्म है। इसका फाउंडिंग हुआ था 1 जनवरी 1998 को और इसकी जो लीडर हैं वो है ममता दीदी, ममता बनर्जी के नाम से जिनको आप लोग जानते हो। 2016 में ये स्टेटस मिला था इसको नेशनल पार्टी का और इसका सिंबल जो है वो फ्लावर और ग्रास है। तो काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे कि ये ब्लॉसम जो फीलिंग होती है, ठीक है। तो कहा गया है कि ये जो ग्रास है वो हरियाली का प्रतीक है और ये पार्टी बिलीव करती है सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म में। और एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल और में ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, पावर है इनका वेस्ट बंगाल में। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, 3 ऐसे जगह हैं जहाँ पे कि ये बहुत ज़्यादा इनकी जो पकड़ है वो मजबूत है। तो ये तो मेजर पार्टीज़ की बात हो गई कि कौन नेशनल पार्टीज़ हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी रीजनल स्टेट पार्टीज़ भी हैं जैसे कि बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिज़ो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना नेशनल कमेटी और भी बहुत सारे। RJD का नाम आपने सुना होगा, JMM है, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गया, राष्ट्रीय जनता दल। तो ऐसी बहुत सारी स्टेट पार्टीज़ भी हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़। अब है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है चैलेंजेस को समझना कि क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने। तो सबसे बड़ी बात है कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, जो आंतरिक कलह है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होता है पार्टीज़ के बीच में, और अंदर ही अपने पार्टीज़ में ही यहाँ पे इनका क्या होता है कि कुछ लीडर्स जो हैं उन्हीं का हमेशा वर्चस्व रहता है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे कि ये हमेशा जो पार्टीज़ हैं उनमें टॉप जो पोजीशंस है वो हमेशा मिलता है कि किसी एक फैमिली के द्वारा कंट्रोल्ड रहता है। इसको आप कह सकते हो कि डायनेस्टिक सक्सेशन रहता है, कि राजा का बेटा राजा, वही वाला पार्टीज़ के अंदर भी चलता है। फिर है कि नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि जो पार्टी नॉमिनेट करती है किसी कैंडिडेट को, तो उसमें मनी और मसल पावर यूज़ होता है। तो ये भी पार्टीज़ के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो एक बेहतर कैंडिडेट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये जो आंतरिक कलह है इसके कारण उनकी अपनी आइडियोलॉजी भी कहीं ना कहीं गर्त में मिलती हुई जाती है। उसके अलावा आप देखोगे कि बहुत क्रिमिनल्स को भी मिल जाता है। वो तो आजकल कुछ नियम बदल गए हैं तो इसलिए शायद इस पर रोक भी लग जाए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट की जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, उसमें पार्टीज़ मीनिंगफुल चॉइस जो है वोटर्स को वो नहीं दे पाती है, क्योंकि इनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं होता है। ये अपने अंदर में ही इतना ज़्यादा कलह चल रहा है, तो ये कहाँ से एक बेहतर कैंडिडेट देंगे कि हम लोग एक अच्छा, जो वोटर्स हैं वो एक अच्छा कैंडिडेट चुन पाएँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारतीय जो मतदाता हैं, वोटर्स हैं, उनके सामने भी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि स्टेप क्या क्या लेने चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिफॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम लोग ये देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एमपी और एमएलएस जितने भी हैं उनको जब वो पार्टी चेंज करें, ठीक है, तो उस समय में ये जो डिफेक्शन वाली बात आती है, ठीक है, कि इस पार्टी में से दौड़ करके उसमें चलेगा, उस पार्टी में लाभ मिल रहा है तो उसमें चलेगा, तो इस पे यहाँ पे कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए कि आप दूसरे पार्टीज़ में मत जाओ। उसके लिए हम आपको कैश रिवॉर्ड्स देते हैं, और इवन कि आप हार भी जाओगे तब भी हम लोग आपको पार्टी के अंदर कोई अच्छा पोस्ट दे देंगे या फिर आपको कैश रिवॉर्ड देंगे। तो हो सकता है मे बी कैंडिडेट्स का जो मन है वो बदले कि हाँ ठीक है, नहीं भी जीतेंगे तो बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाभ यहाँ भी मिलता रहेगा। तो इस तरह से उनको रोका जा सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास करती है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको सबसे पहले अपना एफिडेविट फाइल करना होगा, जिसमें सारा डिटेल देना होगा प्रॉपर्टी का और अपने क्रिमिनल केसेस का। तो ये तो आप कहोगे कि बहुत बेहतर एक स्टेप है कि लोगों के सामने जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है या फिर जो इस तरह का एक्टिविटी में कोई भी शामिल है, लोग जब जान ही जाएंगे तो चुनेंगे क्यों। किसको चाहिए भाई कि अपने घर को फूकने के लिए आप खुद ही ऐसा कैंडिडेट चुन लो। तो जब ऐसा रहेगा तो कैंडिडेट को लोग चुनेगा ही नहीं, तो वोटर्स के पास ऑप्शन होगा कि कोई बेहतर को चुने। तो सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेप जो है वो बहुत अच्छा है कि एफिडेविट आप दीजिए और डिटेल्स दीजिए प्रॉपर्टी की, और अगर आपके ऊपर कोई केस लगा हुआ है, ठीक है, आपने कोई क्राइम किया है तो उसका भी डिटेल दीजिए, ताकि वोटर्स के पास एक मीनिंगफुल चॉइस बन सके कि वो आपको नहीं चुनेंगे। उसके अलावा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कंपलसरी ऑर्डर पास करे, और जिसमें ये कहा जाए कि उनको अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है उसको उसका भी कहीं ना कहीं आपको पूरा का पूरा डिटेल देना होगा। तो ये चीज़ें हैं कि ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करते हैं तो फिर यही हो जाएगा कि ना तो वोटर्स के पास कोई मीनिंगफुल चॉइस होगा और ना ही कोई अच्छा देश का आप कह सकते हो कि बागडोर संभालने वाला होगा। तो ये तो गए स्टेप्स। अब हम लोग कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं। आपसे हो सकता है 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं एग्ज़ाम्स में कि सजेशंस भी देने के लिए बोला जाए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको किस तरह से रिफॉर्म किया जाए, किस तरह से लोकतंत्र में एक अच्छा पार्टी जो है वो बन सके, एक अच्छी सरकार। तो लॉज जो हैं जितने भी बने, सबसे पहले इस तरह से जो इंटरनल अफेयर्स हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वो अपने लिए एक अच्छा लॉ बनाए, और जो डिस्प्यूट्स हैं आपस में उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये एक सजेशन हो सकता है कि पहले अपने पार्टी का जो आंतरिक कलह है उसको मिटाने के लिए आप रूल्स रेगुलेशंस बनाओ, ताकि आपके कैंडिडेट्स जो हैं, आपके जो पार्टी के मेंबर्स हैं, वो कम से कम यहाँ पे डिफेक्शन ना करें, यहाँ से वहाँ दूसरे पार्टीज़ को ज्वाइन ना करें। उसके अलावा जो स्ट्रांगली कमिटेड लोग हैं अपनी पार्टी के लिए, तो वैसे लोगों को आप बेहतर से बेहतर मौका दें,
उसके अलावा 1/3 जो टिकट है वो वीमेंस को दें, और जो 1/3 पोस्ट है आपकी पार्टीज़ में वो भी आप वीमेन के लिए रिज़र्व कीजिए, तो महिलाओं की संख्या भी बढ़ेगी। और ये भी है कि पार्टी जो है वो भी डेवलप करेगी। जब आप कह सकते हो कि इंटेलिजेंट महिलाएं भी अगर शामिल होंगी इन चीज़ों में तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा ही। और ऐसे भी आपने पढ़ा भी है कि एक अगर महिला शिक्षित होती है तो पूरा का पूरा समाज शिक्षित होता है, परिवार शिक्षित होता है। तो 1/3 सीट मिलना चाहिए। उसके अलावा एक और सजेशन है कि गवर्नमेंट जो है वो फंड भी करे पार्टीज़ को, ताकि जो ये लड़ाई होती है कि मैं इतना खर्चा किया, मेरा जो पार्टी है वो इतना खर्च करेगी, तो ये चीज़ें जो है वो ऑब्वियस सी चीज़ है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये भी पता चलेगा कि पैसा जो है वो कहाँ खर्च हो रहा है, और पैसे के बल पे कोई नहीं जीत जाएगा। अगर गवर्नमेंट खुद ही फंड कर देती है और अगर पार्टीज़ खुद जो है वो पार्टीज़ को दिया जाए कि आप बस 20 लाख है तो 20 ही लाख खर्चा करोगे, इससे ज़्यादा होगा तो फिर आप फिर कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसके अंडर आओगे, आचार संहिता उल्लंघन के मामले में फंसोगे। तो ये चीज़ें होंगी अगर, तो ऐसे कुछ एडवाइसेस अगर माने गवर्नमेंट तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो रिफॉर्म होगी और प्रयास करने से बेहतर होगा। तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है कि मुझे सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो बेहतर से बेहतर सरकार दे सके, अपने वोटर्स को एक अच्छा मीनिंगफुल चॉइस दे सके। ये था हमारा चैप्टर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।